हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। सुबह मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट और जेपीएससी जेट के सिलेबस को, क्योंकि दोनों ही एग्जाम का सिलेबस सेम है। रात के 8 बजे कवर कर रहे बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए रात के 9 बजे मैं टेलीग्राम पे टेस्ट लेती हूँ। और कल से यानी वेडनेसडे से आप लोगों का दोपहर के 12 बजे एक लाइव क्लास भी मैं ले रही हूँ, जिसमें हम लोग डेली एक टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं और एक आपका होमवर्क सीरीज के जैसा मिलता है, टॉपिक मिलता है जिसको कि आप प्रिपरेशन करके आते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से जरूर जुड़िए और दोपहर के 12 बजे के लाइव क्लास में भी आप लोग जरूर जुड़िए। तो देखिए, जो झारखंड माध्यमिक आचार्य का आप लोगों का क्लास हो रहा है, आप देख सकते हैं क्लास 50 आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। यूनिट 22 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सामाजिक सांख्यिकी को देखा था, उसकी थ्योरी को देखा था। अब बात रही पेड ग्रुप की, तो पेड ग्रुप में आपका टोटल 67 यूनिट को कवर करवाया चुका है। सारा थ्योरीज आपका कंप्लीट हो गया है, एक्स्ट्रा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आप लोगों के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यूनिट वाइज आप लोगों को वन लाइनर प्रोवाइड करूंगी। जो 67 यूनिट है उसका वन लाइनर प्रोवाइड करूंगी। इसमें जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको एक शॉर्ट नोट के जैसा वन लाइनर के रूप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, ताकि एग्जाम के टाइम में क्विक रिवीजन करने के लिए उस यूनिट से आप लोगों को वो हेल्पफुल रहे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक सांख्यिकी। हम लोगों ने क्लास नंबर 49 में इसको थ्योरी को देखा था। आज इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू को करेंगे। और वैसे स्टूडेंट, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम पेड ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है, तो देखिए सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे थंबनेल में जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके या तो कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक से, क्योंकि ये जो सामाजिक सांख्यिकी है ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, सांख्यिकी विश्लेषण। सामाजिक सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत सांख्यिकी विश्लेषण एवं केंद्रीय प्रवृत्ति के जो विभिन्न माप हैं उसके संदर्भ में, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को है उसको हम लोग देखेंगे। और ये आप सारा देख सकते हैं कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो यह है कि काई स्क्वायर्ड क्या है, काय स्क्वायर परीक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। जो काय स्क्वायर परीक्षण है वो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि दो परिवर्तों के बीच संबंध परीक्षण हेतु, दो परिवर्तों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण के हेतु, दो परिवर्तों के बीच लगाव परीक्षण हेतु, या दो परिवर्तों के मध्य सह संबंध की जानकारी के हेतु। तो जो काय स्क्वायर का यूज किया जाता है वह कहाँ पे किया जाता है, आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था लेक्चरर का, उसमें मेंस में पूछा गया था। तो काय स्क्वायर परीक्षण को दो परिवर्तों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण के उद्देश्य के लिए किया जाता है। काय स्क्वायर परीक्षण अक्सर क्या होता है कि कोई भी जब हाइपोथेसिस का हम लोग जांच करते हैं उसके लिए परीक्षण किया जाता है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। काय स्क्वायर से हम लोग डाटा, फिर जितने भी नमूने हैं उसके आकार, उनके बीच संबंध, चरों की जो संख्या है उसको देखते हैं। उससे जो हम लोगों को वांछित परिणाम मिलते हैं, जो वास्तविक परिणाम हो मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अगर उन परिणामों के बीच किसी भी प्रकार का विसंगति होता है, उनके आकारों के बीच अगर विसंगति होता है तो उसके मध्य हम लोग तुलना भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक विचलन विधि क्या है। मानक विचलन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम की बात की जा रही है तो किनके द्वारा, कार्ल पियर्सन। मानक विचलन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो कार्ल पियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसरण का सबसे अच्छा माप कौन सा है। प्रसरण का
सबसे अच्छा माप मानक विचलन है। मानक विचलन एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी डेटा सेट के फैलाव को क्या करता है, उसके मध्य सापेक्ष मापता है, उसकी गणना करता है और उसके विचरण का वर्ग का जो मूल रूप होता है उसके लिए इसको किसको जाना जाता है, प्रसरण को। ठीक है, वो क्या है, मानक विचलन है, एक मात्रा का माप करने का एक मानक विचलन है। देखिए काय स्क्वायर किसको बोला जाता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, काय स्क्वायर को परीक्षण के अनुसार दो मात्रात्मक अथवा गुणात्मक चरों के बीच के संबंध को किन स्तरों का महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका यूजीसी नेट जीआरएफ में पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं ये जो आपका जेपीएससी जेट है नेट, उसके लिए भी आपको ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बोला जा रहा है जो काय स्व परीक्षण है उसको दो मात्रात्मक अथवा गुणात्मक चरों के बीच के संबंध को किन स्तरों को जांच करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि यह कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो काय स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का जो परीक्षण है, इसके अनुसार दो मात्रात्मक अथवा गुणात्मक चरों के बीच जो संबंध है उसका 1% त्रुटि, 2% त्रुटि, 3% त्रुटि और 5% त्रुटि के जो स्तर है उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी काय स्क्वायर को जब हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी दो मात्रात्मक अथवा दो गुणात्मक चरों के लिए, तो 1%, 2%, 3% और 5% का अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो उस चीज़ों को जांचने के लिए हम लोग काय स्क्वायर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए माध्यिका का सूत्र पूछा जा रहा है, मैंने नोट्स में आप लोगों को इसका सूत्र भी लिखवाया हुआ है। तो माध्यिका का क्या ये सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ये सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ ब्रैकेट में M माइनस सी, ये सूत्र को आप लोगों को याद कर लेना है, जिसमें x इजगल टू बोला था, x क्या हो जाएगा, ये माध्यिका हो जाएगा। L1 हो गया माध्यिका वर्ग विस्तार की निम्न सीमा, L2 हो गया माध्यिका वर्ग विस्तार की उच्चतम सीमा। ठीक है, और F इजगल टू हो गया माध्यिका वर्ग विस्तार की आवृत्ति, M हो गया माध्यिका संख्या M/2 का जो M/2 का जो पद होता है वो। देखिए अगर बात की जाए ये माध्यिका बहुलक का, तो झारखंड में जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आए थे उसमें वो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो इस टाइप को फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, आपको फॉर्मूला से पूछा जा रहा था कि इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। जब आपको ये टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए तो हो सकता है कि आपको फॉर्मूला आए। ठीक है, आपका लेडी सुपरवाइजर के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, टीआरडी में भी नहीं पूछा गया है, लेकिन जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया है। तो इसको आप ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं कि हम एकदम ही इसको इस टाइप का क्वेश्चन को ना देखें, लेकिन हाँ आप लोग इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रमाप विचलन। इस प्रकार के विचलनों के वर्गों के मध्य का वर्गमूल है, ये किसने परीक्षण किया। जो प्रमाप विचलन है वो इस प्रकार के वर्गों के मध्य का वर्गमूल है, वो किसने कहा है, तो FC मिल्स ने। किसने कहा है, ये FC मिल्स ने कहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुलक निर्धारण के सूत्र से रिलेटेड जब आपको टॉपिक दिया गया है तो इससे सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा ही, क्योंकि ये देखा गया है कि इस टाइप का क्वेश्चन है वो आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुलक निर्धारण का सूत्र Z इजगल टू क्या होगा, तो बोला है बहुलक निर्धारण का जो सूत्र है Z इजगल टू 3m माइनस 2x में x क्या है। ठीक है, तो बहुलक निर्धारण का सूत्र क्या हो गया, Z इजगल टू 3m माइनस 2x। जो बहुलक का निर्धारण का सूत्र हो गया Z इजगल टू 3m माइनस 2x, तो उसमें x जो है वो समांतर माध्य है। क्या है, x जो है वो समांतर माध्य है। तो बहुलक अगर 3 हो गया, ठीक है, माध्यिका, और 2 क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। बहुलक का उसका माइनस करके जो आएगा वो हो जाएगा आपका बहुलक। ठीक है, यानी 3 - 2 अगर 1 आता है तो वो आपका 1 क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। इस फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है
प्रसामान्य वितरण में मध्य, माध्यिका और बहुलक कहाँ अवस्थित होते हैं? जो प्रसामान्य वितरण होता है वो माध्य, माध्यिका और बहुलक कहाँ पे अवस्थित होते हैं? सभी तीनों केंद्रों में, माध्य केंद्र की बाईं ओर, माध्यिका केंद्र में और बहुलक केंद्र की दाईं ओर। नेक्स्ट है कि माध्य केंद्र में, माध्यिका की बाईं ओर और बहुलक की दाईं ओर, या तीनों में से कोई नहीं केंद्र के अवस्थित नहीं होता है। ये आपका यूजीसी नेट जीआरएफ का 2017 का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे अवस्थित होता है? ये प्रसामान्य वितरण में माध्य, माध्यिका और बहुलक जो होता है वो सभी तीनों केंद्र में अवस्थित होता है। कहाँ पे अवस्थित होता है? सभी तीनों केंद्रों में ये अवस्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से कौन संबंधित है? तो देखिए, विस्तार, मानक विचलन, अपरिपक्व स्कोर या मध्यमान। तो मध्यमान जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित है। मध्यमान क्या है? जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो बिंदु जहां की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है। वो बिंदु, वो पॉइंट के बारे में बोला जा रहा है जहां पे एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है, उसको क्या कहलाता है? मध्यमान, सहसंबंध, मध्य की माध्यिका या बहुलक। तो उसको क्या बोला जाता है? बहुलक यानी मोड बोला जाता है कि वह मूल्य है जिसका प्रयोग समंक माला में सबसे अधिक बार होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, उसको बहुलक कहा जाता है। जैसे देखिए, बहुलक, बहु मतलब बहुत ज्यादा। तो जैसे यहाँ पे जो संख्या दी गई है 2, 5, 7, 5, 8, 5, 3, 5, इस श्रेणी में क्या हुआ है कि 5 का बार बार उपयोग किया गया है। ठीक है, बार बार यूज आया है, तो वो क्या हो जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। ठीक है, 5 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में सिग्मा, ये जो साइन आपको दिया गया है, या साइन को ध्यान में रखिएगा कि ये सिग्मा, ये जो साइन है वो क्या चीज का है? ठीक है, तो सिग्मा का अर्थ क्या होता है? योग। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? टोटल से होता है। सिग्मा का अर्थ किससे होता है? टोटल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंबंध का प्रकार है? सहसंबंध का प्रकार कौन सा होता है? रेखीय, वर्गरेखीय, वैश्विक एवं वस्तुनिष्ठ, सरल एवं बहुगुणी, या सभी सही है? तो सहसंबंध का प्रकार कौन सा हो जाएगा? रेखीय और वर्ग रेखीय। क्या हो जाएगा? रेखीय और वर्ग रेखीय जो होता है वो सहसंबंध, रेखीय और वर्ग रेखीय। रेखीय रेखीय से याद रखिएगा कि इनके बीच क्या है? सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? जो कार्ल पियर्सन है, उन्होंने जो योगदान दिया वो किस संदर्भ में भी दिया है? तो कार्ल पियर्सन तथ्यों में व्यापक सहसंबंध तथा अनुक्रम में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। कार्ल पियर्सन किस लिए फेमस है? तो कोई भी तथ्य, कोई भी जो फैक्ट है उसमें व्यापक किस प्रकार का सहसंबंध हमें उस फैक्ट में देखने को मिलता है, और उसका जो अनुक्रम है किस प्रकार से उसको सही क्रम में सजाया जाए, इसके लिए वे प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक और काई वर्ग, इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हम किसको नहीं मानते? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, किसको हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं मानते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हमें किसे नहीं मानेंगे? काई वर्ग को। किसको नहीं मानते हैं? काई वर्ग को नहीं मानते हैं। काई वर्ग को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं माना जाता है। किसको? काई वर्ग को। देखिए, बार बार यूपी पीएससी में आया है, यूपी हायर असिस्टेंट में आया है, आरपीएससी में आया है, एमपी पीएससी में, यूपी जीआई से लेक्चरर में, नेट जीआरएफ में। तो बोल रहा है कि काई वर्ग जो है यह मानक विचलन जो होता है टी टेस्ट केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ये नहीं है, बल्कि माध्य, बहुलक, माध्यिका, माध्य, माध्यिका और बहुलक जो होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए यूज किया गया। आपका सिलेबस में भी है, झारखंड माध्यमिक आचार्य का जो आपका सिलेबस है उसमें भी दिया गया है। ठीक है, और फिर आप देख रहे यूजीसी नेट जेट में भी पूछा जा रहा है, यानी कि जेपीएससी जेट में भी आप पूछा जाएगा। फिर आपका जो टीआरई है 4 के लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। तो काई वर्ग मानक विचलन टी टेस्ट केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, बल्कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन कौन सा होता है? तो माध्य होता है, माध्यिका होता है और बहुलक होता है। काई वर्ग का जो प्रयोग है, यानी एक्स स्क्वायर्ड का जो हम लोग को प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो किस लिए करते हैं? तो प्रेक्षित आवृत्तियों तथा प्रत्याशित आवृत्तियों के अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज रात के 9 बजे जो आप लोगों का टेलीग्राम पे टेस्ट होगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। मैं पेड ग्रुप के स्टूडेंट को वो मैसेज कर दूंगी। मैं देख लेती हूँ कि क्वेश्चन अगर मैं सेट कर पाती हूँ तो फिर आज का आप लोगों का टॉपिक यही रहा। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मार्क समाज सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को व्हाट्सएप का जो ग्रुप है पेड ग्रुप का उसमें मैसेज कर दूंगी कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। ऐसे अगर क्वेश्चन मैं पूरा कोशिश करूंगी कि जैसे इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सांख्यिकी ये जो शब्द का प्रयोग है ये सर्वप्रथम किन के द्वारा किया गया था? सांख्यिकी शब्द का प्रयोग तो गॉटफ्राइड आर्कनेवल के द्वारा। सांख्यिकी ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन के द्वारा किया गया था? गॉटफ्राइड आर्कनेवल के द्वारा किया गया था। अनुसंधान कार्य में ऐसे बहुत सारे आंकड़े होते हैं जिनको कि एकत्र करना होता है, जिनको कि हम लोगों को जमा करना होता है। यदि ऐसे ही हम लोग जो कि तो आंकड़े को प्रस्तुत कर दे तो वो आंकड़ा का समूह क्या होता है? अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं रखेगा। इसलिए इन आंकड़ों को व्यवस्थित और सुगमता तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सांख्यिकी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सही सूत्र है? देखिए, ये जो सांख्यिकी के सूत्र है ये आपका, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये झारखंड सहायक आचार्य के एग्जाम में इस टाइप का सूत्र आपको देखने को मिला था, तो आपका इसमें भी देखने को ये सूत्र मिल सकता है। फिर जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट में भी इस टाइप के फॉर्मूले आपको देखने को मिल सकते हैं। तो माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सही सूत्र है यानी बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। उसको याद कर लीजिएगा कि माध्यिका का क्या सूत्र है। मीन इजगल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। मीन इजगल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ये सही सूत्र है किसको ज्ञात करने के लिए? तो माध्य को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, माध्य की गणना करने के लिए यानी कि मीन की गणना करने का इसका सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गुणात्मक चर एवं एक गणनात्मक चर के मध्य अंतर संबंध ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी परीक्षण उपयुक्त होता है? एक गुणात्मक चर एवं गणनात्मक चर के मध्य अंतर संबंध यानी उनके बीच को रिलेशन को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र को हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग काई स्क्वायर को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? काई स्क्वायर को। और काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? तो एक्स स्क्वायर को हम लोग काई स्क्वायर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की निम्नलिखित मापों में से कौन सी एक माप यह जानने के लिए उपयुक्त होगी कि अधिकांश परिवारों में 5 सदस्य होते हैं? ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जानने के लिए कि किसी एक परिवार के 5 सदस्यों के बारे में जानना है तो उसके जानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? उसको हम लोग यूज करेंगे बहुलक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? बहुलक का। औसत का एक प्रकार जिसकी परिभाषा प्राप्तांक अथवा मापों के लिए मूल्य के रूप में की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? समंक माला में सर्वाधिक बार उसका यूज होता है। जैसे बहुलक का देखिएगा, कोई जो संख्या होती है उसका बार बार यूज होता है तो उसको बहुलक कहा जाता है, या उसको एक और नाम क्या दिया गया? व्युष्टिक नाम दिया गया है। ठीक है, जो कि किसी श्रेणी में सर्वाधिक बार आता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की यह माप जो बहुलक है इसका जानने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। हम किसके लिए जानेंगे? जब हम जानेंगे कि परिवारों में 5 सदस्य हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सहसंबंध गुणांक सदैव किसके मध्य रहता है? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये टीआरडी में भी आया हुआ है कि सहसंबंध जो गुणांक होता है वो किसके होता है? तो वो -1 एवं -1 एवं +1 के बीच होता है। सांख्यिकी एवं प्रतिक्रिया के संदर्भ में सहसंबंध का जो संबंध होता है वो 2 सांख्यिकी चरों के बीच संबंध को मापा जाता है और यह बतलाता है कि जो 2 चर आपस में कितना एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। 2 चरों के परस्पर संबंधों का सबसे अच्छा माप जो है वो कार्ल पियर्सन ने अपना सहसंबंध का जो गुणांक का दिया था। सहसंबंध गुणांक किनके द्वारा दिया गया था? तो कार्ल पियर्सन के द्वारा दिया गया था और ये हमेशा किसके बीच रहता है? तो -1 और +1 के मध्य होता है। ठीक है,
यह गुणांक दोनों चरों के सहप्रसरण को उनके मानक विचलनों के गुणनफल से भाग देने पर प्राप्त होता है और सहसंबंध का मान जो होता है वो +1 से कम तथा -1 से अधिक होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किनके बीच होता है, तो -1 और +1 के बीच होता है। फिर देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको माध्यिका निकालना है कि माध्यिका क्या है, तो माध्यिका जो ज्ञात करने का क्रम क्या है, यहाँ पे जैसे संख्याओं का क्रम दिया गया है 5 7 आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है m=n+1/2 का जो पद होता है वो क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसमें संख्याओं को बैठाने के बाद आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या को याद रख के आपको मान को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का क्या है 5, 15, 20, 10 और 50 इसके बीच। तो माध्य का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एक्स आपका m=σx/n। तो यहाँ पे आपको उस हिसाब से फॉर्मूला बैठाकर आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन ने सांख्यिकी में किस योगदान के लिए जाना जाता है, किसको, कार्ल पियर्सन को सांख्यिकी में किस योगदान के लिए जाना जाता है, तो सहसंबंध गुणांक के लिए। किसके लिए जाना जाता है, सहसंबंध गुणांक। ये नाम जैसे ये कीवर्ड हो गया, तो ये किनसे जुड़ा हुआ है, कार्ल पियर्सन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यिका की गणना करने का सूत्र को चिन्हित कीजिए। तो माध्यिका का जो गणना है वो क्या होता है कि माध्यिका हो गया m=n+1/2 का जो वह पद होता है उसको माध्यिका बोला जाता है। इसमें फॉर्मूला को बैठा के, संख्याओं को बैठा के आपको उसको ज्ञात करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो गणात्मक चरों के परस्पर संबंध को ज्ञात करने हेतु कौन सा गुणांक प्रयोग किया जाता है, तो सहचर्य गुणांक और सहगुणांक इन दोनों को यूज किया जाता है दो गणात्मक चरों के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यों के वितरण में मध्य स्थिति का मान क्या कहलाता है। मूल्यों का जो वितरण होता है उसमें मध्य स्थिति का मान को क्या कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माध्यिका कहा जाता है। और जिसका अगर बार बार प्रयोग कोई संख्या का हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, बहुलक कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिकट पैमाना यानी लिकट स्केल किसका मापन करता है। एक लिकट पैमाना जो होता है वो किसका माप करता है, तो वो अभिवृद्धि का माप करता है। किसका माप करता है, वो अभिवृद्धि का माप होता है। लिकट पैमाना मनोवृत्ति एवं अभिवृद्धि को मापने के लिए थर्स्टन पैमाने का एक संशोधित रूप है। अगर पूछेगा कि लिकट पैमाना जो किसका संशोधित रूप है, आपको क्वेश्चन पूछता है कि जो लिकट पैमाना है वो किसका संशोधित रूप है, तो वो थर्स्टन पैमाने का संशोधित रूप है। लिकट ने अपने इस पैमाने का, लिकट महोदय जो थे वो लिकट पैमाना दिए थे, उन्होंने इसका प्रयोग 1932 में विभिन्न समूहों की साम्राज्यवाद, प्रजातिवाद और अंतर्राष्ट्रीय जैसे विषयों पर जो मनोवृत्ति है, जो रुझान है, उनको जानने के लिए किया था। थर्स्टन पैमाने का जो उपयोग है वो प्रमाप मूल्यों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। थर्स्टन जो पैमाना है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो उसका उपयोग जो प्रमाप मूल्यों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों के बीच संबंध की सार्थकता स्तर मापने के लिए किया जाता है। दो चरों के बीच का संबंध है उसको जांच करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम तो सहसंबंध गुणांक का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, सहसंबंध गुणांक का। सहसंबंध गुणांक किनके द्वारा दिया गया है, तो कार्ल पियर्सन जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल परिमाणात्मक चरों पर लागू किया जाता है। परिमाणात्मक चरों पर किसको लागू कर सकते हैं, तो सहसंबंध गुणांक को। किसको लागू करेंगे, सहसंबंध गुणांक को। होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी और आपको पता चल गया होगा ये जो सामाजिक सांख्यिकी ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।